नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा सर्वोत्तम कैरियर पाथ के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास विषय के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आंदोलन शीर्षक की 2 वीडियो आपके सामने ला चुके हैं। आज हम उसके तीसरे वीडियो में राष्ट्रीय आंदोलन की आगामी गतिविधियों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की जा चुकी थी और जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट द प्लेस ऑफ बॉम्बे which is presided by WC Banerjee. WC Banerjee was the first president of Indian National Congress. और जैसे मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। जो सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट द प्लेस ऑफ कलकत्ता। और इसकी अध्यक्षता जो थी, वो जो सेकंड सेशन है कांग्रेस का, ये जो कलकत्ता में हुआ, कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, तो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है वो कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। और तीसरा अधिवेशन जो था वो 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ, यानी जो थर्ड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट द प्लेस ऑफ मद्रास। तो पहला कब हुआ? 1885 में। कहां? बंबई। दूसरा कहां हुआ? कलकत्ता। और तीसरा कहां हुआ? मद्रास। जिसकी अध्यक्षता एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा की गई थी, जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब। तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब ने की। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, जो है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में ये फोर्थ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कहां हुआ? इलाहाबाद में। और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज यूले। ठीक है, तो ही वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष। तो कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूले। और इसी क्रम को हमने आगे बढ़ाया था और हमने बताया था आपको कि 1889 में जो कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन है, यानी फिफ्थ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये फिर से बंबई में हुआ। और इसका जो मुख्य बिंदु था वो ये था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य चार्ल्स ब्रैडला ने इसमें भाग लिया था। इसमें चार्ल्स ब्रैडला ने भाग लिया था। ठीक है, देखिए 1888 और 89 के बीच में तिलक, जो महाराष्ट्र के एक स्थानीय नेता थे, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस के अंतर्गत शामिल होने से पहले तिलक महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी एक विशेष भूमिका बना चुके थे और उनकी गतिविधियों से, उनके कार्यों से प्रसन्न होकर ही महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। तो 1888 टू 89 के बीच, 1888 टू 89 के बीच तिलक ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। और जो तिलक हैं, इनको लोकमान्य की उपाधि, तो यहां पर हम देखेंगे कि तिलक को लोकमान्य की उपाधि महाराष्ट्र की जनता ने दी थी। ये तिलक को जो लोकमान्य की उपाधि है वो किसने दी थी? तो तिलक को लोकमान्य की उपाधि महाराष्ट्र की जनता ने दी थी।
तिलक महाराष्ट्र से 2 समाचार पत्र भी निकालते थे। तिलक महाराष्ट्र से 2 समाचार पत्र निकालते थे। नंबर 1 मरहठा और नंबर 2 केसरी। ध्यान दीजिएगा, तिलक के द्वारा महाराष्ट्र से निकाले जाने वाले 2 समाचार पत्र थे। एक का नाम था मरहठा और दूसरे का नाम था केसरी। जो ये मराठा समाचार पत्र था ये अंग्रेजी में मुद्रित होता था, जबकि केसरी समाचार पत्र जो है वो मराठी में मुद्रित होता था। तो मराठा जो था वो ये अंग्रेजी में छपता था, मराठा अंग्रेजी में छपता था, जबकि केसरी मराठी में। क्लियर? मराठी में। तो ध्यान रखिएगा कि तिलक के द्वारा महाराष्ट्र से 2 समाचार पत्र निकाले जाते थे। वह कौन कौन से थे? एक था मराठा और दूसरा था केसरी। जो मराठा है वो अंग्रेजी में मुद्रित होता था, जबकि केसरी मराठी में छपने वाला समाचार पत्र था। तिलक के इन दोनों समाचार पत्रों ने महाराष्ट्र में राष्ट्रीय भावनाओं को फैलाने का जो है बेजोड़ कार्य किया, और इनकी प्रसिद्धि इस कदर थी कि महाराष्ट्र का जनमानस इन दोनों समाचार पत्रों को बहुत ही सम्मान दिया करता था। इनके द्वारा जो है इन समाचार पत्रों के माध्यम से फैलाई जाने वाली राष्ट्रीय भावना को ही ध्यान में रखते हुए एक ब्रिटिश इतिहासकार जिसका नाम है वी शिरोल, वैलेंटाइन शिरोल, उन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। ध्यान रखिएगा कि तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा? तो वी शिरोल ने। यहां ध्यान दीजिए कि वी शिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। तो तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा? वी शिरोल ने। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमारे कुछ बिंदु जो बहुत ही ध्यान रखने योग्य है कि तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? तो तिलक को लोकमान्य की उपाधि जो है वो महाराष्ट्र की जनता ने दी थी। तिलक को लोकमान्य की उपाधि महाराष्ट्र की जनता ने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। दूसरा, तिलक को भारतीय अशांति का पिता किसने कहा? तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता या भारतीय अशांति का पिता जो है वो वी शिरोल ने कहा, जिनका नाम है वैलेंटाइन शिरोल। क्लियर? और तिलक के द्वारा महाराष्ट्र से कौन कौन से समाचार पत्र निकाले जाते थे? तिलक के द्वारा महाराष्ट्र से 2 समाचार पत्र निकाले जाते थे। एक का नाम था मराठा और दूसरे का नाम था केसरी। इन दोनों समाचार पत्रों ने महाराष्ट्र की जनता में काफी बेचैनी उत्पन्न कर दी थी। तिलक के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करने वाली जो अन्य घटनाएं हैं उनमें से एक सबसे पहले 1893 का गणेश उत्सव। ध्यान रखिएगा, तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव का प्रारंभ किया। गणेश उत्सव का प्रारंभ किया तिलक ने। तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव का प्रारंभ किया। ये गणेश उत्सव क्या था? आपको बता दें, 1893 में तिलक ने गणेश उत्सव का प्रारंभ किया। ये 7 दिनों तक सप्ताह भर चलने वाला एक उत्सव था। इसमें भगवान गणेश की मूर्तियों की 7 दिनों तक महाराष्ट्र में पूजा होती थी, बड़े बड़े पंडालों में, और उसके बाद उन मूर्तियों का विसर्जन किया जाता था। 7 दिनों तक महाराष्ट्री जनता में जिन धार्मिक भावनाओं का प्रादुर्भाव होता था और धार्मिक भावनाओं के साथ साथ उनके मनोमस्तिष्क में तिलक के द्वारा जो राष्ट्रीयता की भावनाएं रोपित की जाती थीं, उसने महाराष्ट्र के जनमानस में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक पूरी पीठिका तैयार कर दी थी।
तिलक ने राजनीति को बढ़ाने के लिए धर्म का सहारा लिया। जब गणेश उत्सव के नाम पर बहुसंख्यक जनता पंडालों में इकट्ठी हो जाती थी तो तिलक उन मंचों के माध्यम से भारतीय जनता को, महाराष्ट्रीय जनता को राष्ट्रीयता का संदेश देते थे, राष्ट्रीय आंदोलन को जागृत करने वाले तत्वों को बढ़ाते थे। इस तरह से तिलक ने गणेश उत्सव के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं को महाराष्ट्रीयन जनमानस के बीच में फैलाने का कार्य किया। यही नहीं, तिलक ने 1895 में तिलक ने शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया। शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया। तो ध्यान देखिएगा, तिलक ने गणेश उत्सव का प्रारंभ किया, कब किया है? 1893 में, और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ तिलक के द्वारा 1895 में किया गया। बहुत ही उल्लेखनीय प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया है। तिलक ने 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने के लिए वही दिन चुना जिस दिन रायगढ़ के किले में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था। वही दिन तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव को मनाने के लिए चुना। शिवाजी जो महाराष्ट्रीयन जनता के लिए एक रोल मॉडल थे, और शिवाजी उत्सव के नाम पर सैकड़ों की भीड़ जो है जमा होती थी, और उस भीड़ के बीच में तिलक शिवाजी को आदर्श मानते हुए महाराष्ट्रीयन जनमानस में देशभक्ति के जो बीज रोपित करते थे, उससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बल मिलने लगा। तो ध्यान रखिएगा, 1893 में तिलक ने गणेश उत्सव का प्रारंभ किया और 1895 में शिवाजी उत्सव का। तिलक के इन दोनों उत्सवों के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता में व्यापक जन जागृति आ चुकी थी, और इससे कुछ स्थानीय संगठन भी बनने लगे थे इनसे प्रेरित होकर। 1896 में पूना धर्म रक्षणी सभा नाम की एक संस्था बनती है। 1896 में पूना धर्म रक्षणी सभा की स्थापना की गई। चापेकर बंधु इसके सदस्य थे। चापेकर बंधु इसके सदस्य थे। तो ध्यान रखिएगा, पूर्णा धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कब हुई? 1896 में। और 1896 में ही एक और संस्था बनती है जिसका नाम है आर्य बांधव समिति। 1896 में आर्य बांधव समिति की स्थापना हुई। महाराष्ट्र में तिलक के कार्यों से पर्याप्त जनजागृति आ चुकी थी। बहुत सारे स्थानीय संगठन स्वप्रेरित स्फूर्त तरीके से बनने लगे थे, जिनमें पूना धर्म रक्षणी सभा और आर्य बांधव समितियां थी। इन समितियों में तमाम नवयुवक एकत्र होकर राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित साहित्य पढ़ते थे, चिंतन करते थे, और धीरे धीरे इनमें क्रांतिकारी गतिविधियां भी पनपने लगी। आपको बता दें, 1897 का जो वर्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 1897 में पूना में प्लेग फैला। प्लेग एक महामारी थी जिससे सैकड़ों लोग काल का ग्रास बन गए, और इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी घटना वहां सामने आती है। वह यह है कि जब पूना में प्लेग फैला तो प्लेग की रोकथाम करने के लिए मिस्टर रैंड को प्लेग कमिश्नर नियुक्त किया गया। 1897 में पूना में प्लेग फैला। पूना में प्लेग फैला और मिस्टर रैंड को प्लेग कमिश्नर बनाया गया। मिस्टर रैंड को प्लेग कमिश्नर नियुक्त किया गया। In 1897, Pune was suffering with the problem of plague. Mr. Rand appointed as a plague commissioner of Pune, but he had no deep attachment with Indians, so he did not do enough work for the controlling plague in Pune.
और इसके बाद क्या था कि मिस्टर रैंड के विरुद्ध महाराष्ट्रियन जनता में, पूना की जनता में एक आक्रोश बन जाता है। मिस्टर रैंड के जो अधिकारी हैं वो प्लेग की जांच करने के लिए जब घरों में जाते हैं तो उनके अधिकारियों के द्वारा जो है प्लेग की जांच करने के नाम पर बहुत सारी अभद्रताएं जो है की जाती हैं, जो तिलक ने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से इन अभद्रताओं को जनता के सामने पेश किया था। और इन्हीं से क्षुब्ध होकर, इन्हीं से क्रुद्ध होकर जो पूना धर्म रक्षणी सभा के सदस्य हैं चापेकर बंधु, इन दोनों भाइयों ने रैंड की हत्या की योजना बना ली। एक दिन 1897 की बात है, मिस्टर रैंड और उसका साथी एरियस जब एक नाटक देखकर नाटक थिएटर से बाहर निकल रहे थे तो चापेकर बंधुओं ने मिस्टर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी। तो 1897 में, 1897 में मिस्टर रैंड की चापेकर बंधुओं ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो ध्यान दीजिएगा, मिस्टर रैंड की हत्या किसके द्वारा की गई? मिस्टर रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई। कब की गई? 1897 में। यद्यपि चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन इस घटना ने भारतीय जनमानस को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। और उसके बाद भारत के अंतर्गत खासतौर से महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेज हो गई और थोड़े ही दिनों के बाद बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन भारत के अंदर अस्तित्व में आने लगे। एक और महत्वपूर्ण कारक था जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया और वो ये था कि 1897 में एक वाइसराय था भारत का जिसका नाम था लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन ने एक स्टेटमेंट दिया था, भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और उसी के बल पर सुरक्षित रखा गया है। ये पंक्ति भी परीक्षा में कई बार पूछी जाती है कि ये कथन किसका है, ये स्टेटमेंट किसका है कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया और उसको इसी के बल पर सुरक्षित रखा गया है। तो लॉर्ड एल्गिन ने, किसने कहा था? ध्यान रखिएगा, लॉर्ड एल्गिन ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और उसी के बल पर सुरक्षित रखा गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कथन किसका है कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया और उसी के बल पर सुरक्षित रखा गया है, लॉर्ड एल्गिन का। तो देखिए, जैसा कि हमने समझा था कि कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई और इसमें 72 प्रतिनिधि जमा हुए थे। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी, जिसे हम भारतीय राजनीति का पितामह भी कहते हैं, 1863 में ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे और इन्होंने एक किताब लिखी थी, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसमें एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था भारत से मुद्रा का निष्कासन। 1887 ईस्वी में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता एक मुस्लिम कांग्रेसी के द्वारा की गई, जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की और जॉर्ज यूले कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। और इसके बाद 1889 में कांग्रेस का अगला अधिवेशन फिर से बंबई में हुआ, जिसका इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य चार्ल्स ब्रिडला ने भाग लिया।
1888 टू 89 के बीच में तिलक ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। तिलक को महाराष्ट्र की जनता ने लोकमान्य की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? लोकमान्य की उपाधि दी थी। और वी सिरोल यानी वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। वैलेंटाइन सिरोल ने इनको क्या कहा गया है? इनको भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। तिलक महाराष्ट्र से 2 समाचार पत्र निकालते थे। पहला था मराठा और दूसरा था केसरी। तो तिलक के द्वारा महाराष्ट्र से 2 समाचार पत्र निकाले जाते थे। कौन कौन से? मराठा और केसरी। मराठा अंग्रेजी में छपता था जबकि केसरी मराठी में छपा करता था। 1893 में तिलक ने गणेश उत्सव का प्रारंभ किया और 1895 में तिलक के द्वारा शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया गया। क्लियर? और मैंने आपको बताया था कि इसी वातावरण से प्रभावित होकर 1896 में पूना धर्म रक्षणी सभा की स्थापना हुई और 1896 में ही आर्य बांधव समिति नाम की एक संस्था बनती है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि 1897 में जब पूना में प्लेग फैला तो इसकी रोकथाम के लिए मिस्टर टैंड को प्लेग कमिश्नर बनाया गया, लेकिन उन्हें भारतीयों से कोई हमदर्दी नहीं थी। उन्होंने प्लेग की रोकथाम के लिए बहुत सराहनीय कार्य नहीं किए, जिससे क्षुब्ध होकर पूना धर्म रक्षणी के सभा के सदस्य चापेकर बंधुओं ने रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी। यद्यपि चापेकर बंधु गिरफ्तार कर लिए गए, उन्हें फांसी हो गई, लेकिन यहां से वो क्रांतिकारी आंदोलन की नींव रख गए थे, जिसमें आगे चलकर भारत का क्रांतिकारी आंदोलन स्वरूप ग्रहण करता है। ध्यान रखिएगा। तो हमारे वीडियो में बने रहिए राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।